देखिए, वेलोसिटी क्लासेस पे लुसेंट सीरीज चलाया जा रहा है और यह हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 5 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं और एकदम जीरो लेवल से लेके चले हैं आगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के स्रोत। क्या पढ़ने वाले हैं? इतिहास के प्रमुख स्रोत। ठीक है, और इसमें हम क्या क्या जानने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, आइए जानते हैं। समझिएगा, इतिहास के स्रोत में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य देखेंगे। ठीक है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में क्या देखेंगे? तो अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझिएगा। देखिए, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में अगर बोलेंगे तो इसके जनक पूछेंगे आपसे। तो इसके जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अब समझिएगा, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेख का अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, अब समझिएगा, एशिया माइनर या बोगाज कोई का जो अभिलेख है यह सबसे पुराना अभिलेख है। ठीक है, क्या बोले? एशिया माइनर बोगाज कोई का जो अभिलेख है ये विश्व में सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना अभिलेख है। ठीक है, अब समझिएगा, एशिया माइनर अभिलेख या बोगाज कोई अभिलेख जो है इसमें किस देवता की जानकारी मिलती है वो देखते हैं। तो किस देवता के बारे में उल्लेख किया गया है? तो वरुण, इंद्र, मित्र, नासत। वरुण, इंद्र, मित्र, नासत के बारे में जो जानकारी मिलती है ये एशिया माइनर बोगाज कोई अभिलेख में मिलती है। ठीक है, मतलब उल्लेख किया गया है इस सभी देवता का नाम। ठीक है, अब समझिएगा आगे। दूसरा अभिलेख है हाथी गुफा। हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख आपसे पूछेगा कि किस शासक का है? हाथी गुफा अभिलेख किस शासक का है? तो क्या बोलेंगे? कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का जो है हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाथी गुफा अभिलेख में क्या चीज़ के बारे में बोला गया है? तो समझिएगा, भारतवर्ष सर्वप्रथम नाम की जो जानकारी मिलती है, भारतवर्ष की नाम की जो जानकारी मिलती है, भारतवर्ष सर्वप्रथम जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो हाथी गुफा अभिलेख से ही मिलती है। भारतवर्ष की जानकारी किससे मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। और किस शासक के हैं हाथी गुफा अभिलेख? तो कलिंग नरेश खारवेल के हैं। ठीक है, और हाथी गुफा अभिलेख में ही कलिंग युद्ध के बारे में बोला गया है। कलिंग युद्ध की चर्चा है। ठीक है, अब देखिएगा, कलिंग युद्ध जो है ये कब हुए थे? ये हुए थे 261 BC। 261 मतलब बिफोर द जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व बोलते हैं इसे। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आप लोग। ओके, अब देखते हैं तीसरा है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, किस शासक का है? तो रुद्रदामन का है। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है यह शक शासक रुद्रदामन का है। रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अब देखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख जो है ये फर्स्ट संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। फर्स्ट संस्कृत में लिखा गया अभिलेख पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया। अब समझिएगा, इसमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से किस झील की जानकारी मिलती है? तो सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं आगे। तीसरा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस शासक का है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त का है। किस शासक का है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख? तो समुद्रगुप्त का है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ओके, समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश के शासक होते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं,
प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है ये चंपू शैली से निर्मित अभिलेख है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चंपू शैली से निर्मित अभिलेख कौन से हैं, तो क्या बोलेंगे? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि समुद्रगुप्त का है, कोई दिक्कत नहीं है। और चंपू शैली से निर्मित अभिलेख इसे इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि गद्य एवं पद के मिश्रण से निर्मित अभिलेख है ये, ठीक है। गद्य और पद से निर्मित अभिलेख क्या कहलाता है? चंपू शैली। और ये अभिलेख जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जो कि चंपू शैली से निर्मित है। गद्य और पद मिश्रण, दोनों मिश्रण है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देखते हैं पांचवा है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किस शासक का है? पहले तो आपसे शासक पूछेगा कि ऐहोल अभिलेख किस शासक का है, तो पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल अभिलेख किस शासक का है, तो पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल अभिलेख से युद्ध की जानकारी मिलती है। कौन से युद्ध की जानकारी मिलती है? तो यह युद्ध जो हुए थे ये हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुए थे, ठीक है। और यह युद्ध की जो जानकारी मिलती है, मतलब हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुए थे, वह हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच के जो युद्ध को हुए थे उसकी जानकारी जो मिलती है ये ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था ये किस नदी के किनारे हुए थे? ये हुए थे नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हुए थे? नर्मदा नदी के किनारे हुए थे। और इसमें जो है हर्षवर्धन, जो कि वर्धन वंश के शासक होते हैं, इसकी पराजय हो जाती है, मतलब ये हार जाते हैं। और पुलकेशिन द्वितीय जो है ये जीत जाते हैं, ठीक है। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध होते हैं किस नदी के बीच होते हैं? तो नर्मदा नदी के बीच होते हैं, ठीक है। और इस युद्ध की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख में मिलती है। और ऐहोल अभिलेख किस शासक का है? तो पुलकेशिन द्वितीय का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। दूसरा है, मतलब छठा है गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख के बारे में अगर देखेंगे तो इससे जो स्थापित किया गया था, ये गरुड़ स्तंभ लेख जो स्थापित किया गया था ये हेलियोडोरस के द्वारा एमपी के विदिशा में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा गरुड़ स्तंभ लेख जो है स्थापित किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? तो हेलियोडोरस के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? तो एमपी के विदिशा में किया गया था गरुड़ स्तंभ लेख की स्थापना, ठीक है। अब समझिएगा, इस अभिलेख से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। किस अभिलेख से? तो गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां देखते हैं, सातवां है एरन अभिलेख। सातवां एरन अभिलेख है। किस शासक का है एरन अभिलेख? तो भानुगुप्त का है। किस शासक का है एरन अभिलेख? तो भानुगुप्त का है, ओके। इसमें जो है सती प्रथा के उल्लेख के बारे में जानकारी मिलती है। सती प्रथा का उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिलते हैं? तो एरन अभिलेख में मिलते हैं, जो भानुगुप्त शासक का। एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है। और एरन अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो सती प्रथा की उल्लेख की जानकारी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। आठवां है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है ये किस शासक के हैं? तो गौतमी बलश्री के हैं। नासिक अभिलेख किस शासक के हैं? तो गौतमी बलश्री के हैं। और गौतमी बलश्री किस वंश से हैं? तो ये सातवाहन वंश से हैं। गौतमी बलश्री किस वंश से हैं? तो सातवाहन वंश से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नौवां देखते हैं महरौली स्तंभ लेख। महरौली स्तंभ लेख का जो निर्माण करवाए थे ये करवाए थे गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहे जाते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय किसका निर्माण करवाए थे? महरौली स्तंभ लेख का निर्माण कराए थे। और महरौली स्तंभ लेख जो है ये कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार में ये स्थित है, महरौली स्तंभ लेख, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख जो है ये किस शासक के हैं? तो ये स्कंद गुप्त का है। गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त का है भीतरी स्तंभ लेख, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। भीतरी स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो हूनों का जो आक्रमण हुआ था भारत पे, ठीक है, ये हूनों का आक्रमण की जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखने वाले हैं मुद्रा के बारे में, ठीक है। मुद्रा मतलब सिक्का, ठीक है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमेस्मेटिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्मेटिक कहलाता है, ठीक है।
आगे देखते हैं, भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक किसे बोले जाते हैं? तो भारतीय मुद्रा शास्त्र के जो जनक बोले जाते हैं यह जेम्स प्रिसेप को बोले जाते हैं। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक किसे बोले जाते हैं? जेम्स प्रिसेप को बोले जाते हैं। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? न्यूमिस्मेटिक कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को ये सब टॉपिक। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, और जितने भी लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा बहुत कम ही व्यूज आता है वीडियो में, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए हम वीडियो बनाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, ईमानदारी से। जिस तरह से हम आते हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए, वैसे ही ईमानदारी से आप लोग पढ़िए, ताकि मुझे भी मेहनत करने में अच्छा लगे। इसीलिए आप लोग मोटिवेट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम थोड़ा सा प्रेरित होते हैं आप लोग को इस तरह से देखते हुए, ताकि आप लोग के लिए जो है हम ऐसे ऐसे मेहनत करते रहें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला कंटेंट ये सब आप तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।